नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के साथ। आपके सामने मौजूद यहाँ पर चैनल के सबसे पहले वीडियो बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। उसी के साथ में चुनाव से पहले बीजेपी के फंडिंग का सारा सोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट और क्या जांच होने वाली है और क्या भारतीय जनता पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और आज पूरे देश भर के अंदर किसानों ने ग्रामीण भारत बंद का किया है ऐलान। बताएंगे कौन कौन से संगठनों का खुल्लम खुल्ला समर्थन मिल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन की पार्टी को लेकर फैलाया जा रहा था भ्रम। बताएंगे आपको खुद इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 2 राजनीतिक पार्टी के और लोग शामिल होने वाले हैं। बताएंगे कौन कौन से ये नेता है और भाजपा से जुड़े नेता ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा है दोस्तों। बताएंगे कौन से मुद्दे को लेकर ये जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ में एक बार फिर से पहलवान उतरने वाले हैं मैदान में और बीजेपी के नेता की ओर से फैलाए जा रहे फेक न्यूज को पकड़ते हुए अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट के सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के अन्नदाताओं की एक एक मांग सही है और सारी मांगे मानी जानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में राहुल गांधी की ओर से बड़े मैसेज भेजे जा रहे हैं दोस्तों। इस बीच क्योंकि अब चुनाव के ज्यादा समय बचे नहीं है तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों से अब उनके किए गए वादों पर सवाल जवाब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या वादा पूरा हुआ? कांग्रेस पार्टी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 2 करोड़ नौकरी का हर साल की गारंटी झूठ साबित हुई है। किसानों की आय दोगुनी करने की गारंटी झूठ साबित हुई है। काला धन वापस लाने की गारंटी झूठ साबित हुई है। महंगाई कम करने की गारंटी झूठ साबित हुई है। हर खाते में 15 लाख रुपए की गारंटी झूठ साबित हुई है। महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी झूठ साबित हुई है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी झूठ साबित हुई है। रुपए को मजबूत करने की गारंटी झूठ साबित हुई है। चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी झूठ साबित हुई है। न खाऊंगा न खाने दूंगा की गारंटी झूठ साबित हुई है। 10 साल में झूठे सपने का बाइस्कोप लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी देश के सपनों के साथ न्याय करेगी कांग्रेस पार्टी। और इसके बाद कांग्रेस की ओर से वादा किया गया है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस दिशा में मजबूत कदम उठाएगी। इस संघर्ष में सभी लोगों को साथ में लेकर चला जाएगा और सभी लोगों को मिलकर काले अध्याय को समाप्त करना चाहिए। देश को नई और उज्जवल दिशा में ले जाना चाहिए। इस तरीके से लगातार मांग की जा रही है। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से लोगों से लगातार अपील की जा रही है। यानी वादों की बारिश बीजेपी सरकार में हुई, हकीकत सबके सामने है। हकीकत में सूखा है, बारिश केवल वादों की गई है। बीजेपी सरकार का असली चेहरा यही है। इसके बाद जो बातें बताई गई है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये जो वादे किए गए थे 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दोगुना करना, काला धन वापस लेकर आना, महंगाई कम करना, ये सारे के सारे गारंटी केवल ढकोसला साबित हुए हैं और देश के किसान इसीलिए आज मैदान में उतरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। जबकि देश के किसानों पर बल का उपयोग करके अन्याय किया जा रहा है क्योंकि लोकतंत्र में सभी को आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन क्या लोकतंत्र के साथ ही अन्याय इसी तरीके से किया जाएगा? और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी के लोग करते हुए पूरे मामले पर न्याय की बातें कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से वादे किए गए थे और धरातल पर एक भी ये वादे नहीं उतारे गए हैं। राहुल गांधी की ओर से भी पोस्ट करते हुए सवाल पूछे गए हैं। 10 सालों से सपनों का बाइस्कोप लेकर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री और ठगी का व्यापार कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्या राहुल गांधी के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये जो वादे जो झूठे 10 वादे गिनवाए गए हैं, क्या इस पर बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए या फिर व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर निकालकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करनी चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मोदी सरकार को तगड़ा झटका चुनाव से पहले लगा है दोस्तों। मोदी सरकार को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया जब कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि 2017 में मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड देश के संविधान के आर्टिकल 19 के खिलाफ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गैर संवैधानिक बताते हुए तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा है कि हम लोगों में 2 मत है लेकिन सब लोग इस बात पर पहुंच रहे हैं कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल, चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल देश के संविधान की धारा 19A के उल्लंघन के लिए की जा रही है। देश के किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि पैसा कहां से आ रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में सन्नाटा देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जब पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो मोदी सरकार की ओर से जो सबमिशन कोर्ट में डाला गया था जिसमें कहा गया था कि देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि राजनीतिक पार्टी को कहां से पैसा आ रहा है। यानी यूपीए कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान जो आरटीआई लेकर आया गया उसे कमजोर करने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि जनता को जानने का प्रयास नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता लालजी देसाई बोले, कहा जिस जनता के वोट लेकर सत्ता हासिल की उसी जनता से कहा जा रहा है कि मेरे बारे में तुम्हें जानने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाली राशि की जानकारी सार्वजनिक न करने की जो दलील पेश की है वो तानाशाही विचारधारा से मेल करती है। इसी के साथ में राहुल गांधी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि सस्ते में एयरपोर्ट बेच दो और इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो, सस्ते में माइंस बेच दो इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो, सस्ते में जमीन बेच दो इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार है मगर किसान अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगे भी ना, क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं देता है। अजीब विडंबना है, यानी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कई सारी ऐसी पॉलिसी आती है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड लेने की
की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता ने पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में 5200 करोड़ रुपए मिले हैं, उसके बदले बीजेपी ने क्या बेचा है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है और मांग करती है कि एसबीआई तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे, जिससे जनता को मालूम पड़े कि किसने कितना पैसा दिया है। यह स्कीम मोदी सरकार मनी बिल के तौर पर लेकर आई थी ताकि राज्यसभा में इस पर चर्चा ना हो। यह सीधे पारित किया गया। हमें डर है कि कहीं फिर से अध्यादेश लाकर इसे पास न करा दिया जाए। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बचने के लिए ऐसा कर सकती है। दरअसल दोस्तों, मार्च तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। कहां से किसको चंदा मिला है, ज्यादातर चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कौन से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दिया है, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कोर्ट ने कहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही डिसीजन लिया है तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। और देश के सारे जजों के बारे में आपकी जो राय है लिखिए जरूर। साथ साथ पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और आज पूरे देश भर के अंदर भारत बंद का ऐलान किया गया है। ग्रामीण भारत बंद के ऐलान के साथ ही किसानों ने ऐलान कर दिया है कि ग्रामीण भारत किसानों का है और इसीलिए पूरा ग्रामीण भारत आज बंद रहेगा। किसानों के मांगों को लेकर मजदूर संगठन की ओर से भी खुला समर्थन की बातें कही गई है। धीरे धीरे और भी संगठन जुटने वाले हैं दोस्तों। ओपीएस की मांग को लेकर भी देश के कर्मचारी मैदान में उतरे हुए हैं। साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक को लेकर जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी खुद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं, पुराने अपने टैक्टिक्स को अपना रहे हैं, एक और बातचीत करने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है और दूसरी ओर बीजेपी के अपने नेता निकलकर सामने आकर किसानों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उसी तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं, यानी डबल अटैक करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से गायब हो गई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। जानकारी देते हुए गोविंद प्रताप सिंह ने दावा किया है कि पहले मंत्रालय की वेबसाइट पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हुआ करती थी, अब उसे खारिज कर दिया गया है, हटा दिया गया है। स्वामीनाथन ने यह रिपोर्ट राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए दिया था। दरअसल दोस्तों, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें जो एमएसपी घोषित करने का फॉर्मूला C2+50% का है, जो बीजेपी की सरकार के द्वारा दी जा रही एमएसपी से ज्यादा है, उसकी रिपोर्ट लागू कराने की मांग की जा रही है किसानों के द्वारा। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है चिंता का विषय है, क्योंकि एक और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बातें चल रही है और दूसरी ओर किसी मंत्रालय की वेबसाइट से ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को गायब कर दिया गया है। संजय राउत की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाते हुए बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 210 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, 2019 में 14 से 50 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले, 2020 में 2555 करोड़ रुपए मिले, 2021 में 22 करोड़, 2022 में 1033 करोड़ बीजेपी को फंड मिला, चंदा मिला, 2023 में 1294 करोड़ रुपए फंड मिले। कुल मिलाकर 65 से 64 करोड़ रुपए बीजेपी को पिछले 6-7 सालों में मिले हैं। दोस्तों, संजय राउत ने लिखा कि यह सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ब्लैक मनी बीजेपी के खाते में आया है। बीजेपी के पूर्व और आज के अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। देश का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम बीजेपी ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी सत्यवचनी श्री राम आपको माफ नहीं करेंगे। मोदी जी इस्तीफा दो। संजय राउत की ओर से इस्तीफे की मांग की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच जयंत चौधरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन किसानों का चल रहा है, इस वक्त आरएलडी को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, इससे गलत मैसेज जाता है, किसानों की मांग के साथ खड़ा रहना चाहिए था। साथ साथ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर आज चल रहे भारत बंद का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। पार्टी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि हर जिले के अंदर ग्रामीण भारत बंद का समर्थन किया जाएगा, किसानों की मांग को आगे प्रमोट किया जाएगा। साथ साथ राकेश टिकैत बोले, कहा सरकार छेड़खानी नहीं करे, किसान बैठ गए हैं तो बिना बातचीत के वापस नहीं जाएंगे, समाधान तो करवा के जाएंगे। अगर उनके साथ कोई हरकत की जाती है तो सारा देश का किसान उनके साथ खड़ा है, इन किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, ज्यादा दूर नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने ये बातें स्पष्ट कर दी है और किसान संगठन सभी ग्रामीण भारत बंद करो में शामिल है। गुरनाम सिंह चड़ूनी की ओर से जानकारी देते बताया गया है कि भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के किसान आंदोलन को लेकर 3 दिन के प्रोग्राम है। आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक टोल फ्री किया जाएगा। 17 तारीख को यानी कल सभी तहसील पर ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 तारीख को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पार्क पे सभी किसान मजदूर खाप संगठनों की मीटिंग होने वाली है। देश में जहां भी हमारा संगठन है वहां पर यह प्रोग्राम है। चड़ूनी ग्रुप की ओर से ये बातें स्पष्ट कर दी गई है। साथ साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मिमी चक्रवर्ती ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को इस्तीफा सौंपा है। अभिनेत्री का कहना है कि वह अपनी सीट पर टीएमसी के स्थानीय नेताओं से नाखुश है। बता दें कि उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं दिया है बल्कि पार्टी को दिया है। तभी तक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि एक तरीके से नाराजगी व्यक्त करते हुए पार्टी से इजाजत मांगी है कि वो अपना इस्तीफा देना चाहती है। देखते हैं ममता बनर्जी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। साथ साथ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जाता है कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और इसके बाद आप जानते हैं कि कौन से पार्टी के लोग जानबूझकर वीडियो को ताबड़तोड़ शेयर कर रहे थे। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, है और आगे भी रहेगी। जम्मू कश्मीर एनसी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि मीडिया वाले लोग जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया गठबंधन का हम लोग मजबूती से हिस्सा थे, आगे भी रहेंगे और बिना किसी लाग लपेट के रहेंगे। साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की जैसे ही उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है, वैसे ही बड़ी संख्या में नेताओं के शामिल होने की जानकारियां सामने आ रही है। अपना दल के नेता और उत्तर प्रदेश एमएलए पल्लवी पटेल
पटेल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर प्रयागराज में शामिल होने जा रहे हैं। अपना दल कमेरावादी के नेत्री पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया था और उसके बाद उनका नाम काफी ज्यादा हो गया। तो दोस्तों लोग जानते हैं कि अपना दल कमेरावादी एक अच्छी और पावरफुल पार्टी है जो अपने इलाकों के अंदर अच्छे खासे वोट को इधर से उधर स्विंग करा सकती है और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पर वाराणसी के अंदर न्याय यात्रा में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक नया मुद्दा उठाने वाले हैं और एक नई लकीर खींची जाने वाली है। साथ साथ राज्यसभा के नॉमिनेशन में सोनिया गांधी ने उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो सोनिया गांधी को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, एक तरीके से फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करते थे। दावा किया जाता था कि सोनिया गांधी के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, इंग्लैंड की महारानी इतनी संपत्ति है, लेकिन सोनिया गांधी ने राज्यसभा के नॉमिनेशन पेपर में अपनी संपत्ति को लेकर क्लियर कट बता दिया है कि उनके पास 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है, उनके पास 1 किलो 20 ग्राम गोल्ड है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से झूठ फैलाए जाने वाले लोगों के लिए एक तरीके से करारा तमाचा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सोनिया गांधी को लेकर इस तरीके के अफवाह जानबूझकर फैलाए जाते तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांगा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि चुनावी बॉन्ड पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला बन गया जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया। पार्टी की खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनावी बॉन्ड स्कीम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा पर निशाना साध रखा है और अब बीजेपी के अंदर ही राजनीति करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही मांग है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। वहीं पर सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लोगों को एक लेटर लिखते हुए कहा है कि रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारजनों, नमस्कार। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। यह नेह और नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया। इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। यह कभी नहीं भूल सकती। यह कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। यानी उन्होंने संदेश दे दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर गांधी परिवार का ही कोई अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेगा। हालांकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या फिर वरुण गांधी में से कौन मैदान में उतरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, कितना धन किसके पास है ये पता चलने के बाद लोगों को आर्थिक न्याय भी दिया जाएगा। राहुल गांधी लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं दोस्तों। किसान दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें छर्रे टीयर गैस के गोले मारे जा रहे हैं। 2 दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। ये बीजेपी आरएसएस वाले नफरत फैला रहे हैं। मणिपुर को जला दिया, गरीबों को यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड की अवधि गुरुवार को बढ़ा दी गई है। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी ईडी की रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके पहले दोपहर 2 बजे पीएमएलए कोर्ट के अंदर उनको पेश किया गया था। साथ साथ अखिलेश यादव ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की अवैधानिकता और तत्काल खात्मे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लोकतंत्र के पुनर्जीवन के लिए स्वागत योग्य निर्णय है। ये भाजपा के नाजायज नीति का भंडाफोड़ है। ये फैसला भाजपा भ्रष्टाचार के बॉन्ड का भी खुलासा है। जनता कह रही है कि लगे हाथ भाजपाइयों द्वारा किए गए तथाकथित प्रधानमंत्री केयर्स फंड और तरह तरह के भाजपाई चंदों पर भी खुलासा होना चाहिए। जब करदाताओं, दुकानदारों, कारोबारियों से पिछले 10 सालों का हिसाब मांगा जा सकता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं मांगा जाए, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। साथ साथ पूर्व भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने एक बार फिर से प्रदर्शन को लेकर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को और उसके सहयोगी को अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो यह आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर से आंदोलन करेंगे। साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को उत्तर प्रदेश के कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए जाने का भी विरोध किया है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हमें कल पता चला कि संजय सिंह ने WFI से कुछ सेटिंग की है और सस्पेंशन हटवा लिया है। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। आंदोलन फिर से शुरू करके चलता रहेगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली हिंसा को लेकर मीडिया से बात की है। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस वाले ने उनके साथ मारपीट की है, उनको जूते से मारने का प्रयास किया
किया गया। उन्होंने कहा कि एक विपक्ष के नेता के साथ ये जानबूझकर ऐसी हरकतें की गई है। उन्होंने कहा कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, हाईकोर्ट जाऊंगा और मामले पर सवाल खड़ा करूंगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता है कर्नाटका के सत्य कुमार, उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार ने शारदा पूजा और गणेश उत्सव की छुट्टी बंद कर दी है। इस पर जवाब देते हुए लोगों ने बताया है कि कभी भी शारदा पूजा और गणेश उत्सव की छुट्टी कर्नाटका में नहीं होती थी, कभी भी ये पब्लिक हॉलीडे नहीं होता था, लेकिन भाजपा के नेता खुलेआम इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं। इसके बाद कर्नाटका के बेंगलुरु की पुलिस को टैग करते हुए पूरे मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, क्योंकि अमूमन इस तरीके का दावा किया जाता है कि जहां विपक्ष की सरकार बन गई है वहां पर हिंदू समाज से जुड़े हुए फेस्टिवल पर छुट्टी नहीं दी जा रही है, जबकि हकीकत कुछ और निकलता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ पुलवामा को लेकर राहुल गांधी बोले, कहा पुलवामा हमले के 5 वर्ष हो गए, ना कोई सुनवाई ना कोई उम्मीद, अनगिनत सवाल जिनका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। आखिर शहीदों को न्याय कब मिलेगा? शहीद परिवारों की पीड़ा सुनिए और समझिए। इसी के साथ में दोस्तों संदेश खली मामले को लेकर बीजेपी के हंगामे पर ममता बनर्जी जोरदार तरीके से भड़की, कहा मैंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय नहीं किया है, मेरे पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ साथ कर्नाटका के अंदर राज्यसभा को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। बीजेपी और जेडीएस के मेंबर की बात करें तो दोनों के पास 21 और 19 विधायक बचे हुए हैं, यानी एक बीजेपी को बाहर से सपोर्ट मिलेगा जनार्दन रेड्डी का, तो उनके पास आंकड़ा 41 पहुंच रहा है, जबकि राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी जेडीएस और अदर्स मिलाकर 45 होना चाहिए। 4 वोट की कमी पड़ रही है और 4 वोट कांग्रेस पार्टी के तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए नया उम्मीदवार उतारा गया है। हालांकि कर्नाटका में भाजपा ये करने में सफल हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उनके साथ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार है, जो इस तरीके की सारी रणनीति को पहले भी फेल कर चुके हैं। साथ साथ राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के नामांकन भरने का आखिरी दिन पूरा हो गया। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। इससे पहले बीजेपी ने हैरान करने वाला ऐलान किया है। बीजेपी ने राजस्थान में अपना तीसरा कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में नामांकन के आखिरी दिन 8वां कैंडिडेट उतार दिया गया है। 7 केंद्रीय मंत्रियों को राज्यसभा के लिए दोबारा नॉमिनेट बीजेपी ने नहीं किया है, यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका के अंदर भाजपा दूसरी पार्टियों से वोट जुटाने का प्रयास कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ आरटीआई सबकी खोल रहा है पोल, ये जानकारी देते बताया गया है कि 16 कोच वाले वंदे भारत ट्रेन की लागत 104 करोड़ रुपए है, जबकि इतनी लागत में 22 कोच वाले 2 शताब्दी चल सकते हैं। सफर के अनुभव से मानता हूं कि शताब्दी सुविधा रफ्तार मायने में वंदे भारत से बेहतर है, लेकिन हालत में वंदे भारत के कारण दूसरी ट्रेनों को रोका जाता है, ये हालात हो गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए 104 करोड़ रुपए मात्र 16 कोच के लिए खर्च हो रहे हैं। ये दावा करते हुए और भी रिपोर्ट दी गई है मीडिया में छपी। इस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं एक तरीके का सनसनी मचा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने में 2 शताब्दी ट्रेन चल सकती है जितने में मात्र एक वंदे भारत ट्रेन चल पा रही है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वंदे भारत 16 कोच की चलेगी, लेकिन शताब्दी 22 कोच की 2 ट्रेन चल सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। साथ साथ बीजेपी ने संजय सेठ को बनाया है 8वां उम्मीदवार, सपा की तरफ से हो सकती है क्रॉस वोटिंग। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए संजय सेठ को अपना 8वां प्रत्याशी घोषित करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारा, इसका सीधा मतलब यह है कि सपा के वोटों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी में शामिल होने वाले संजय सेठ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में उनके सपा के कई नेताओं के साथ करीबी रिश्ते हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के वक्त सपा के कई विधायक उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं। संजय सेठ को उस समय बीजेपी ने राज्यसभा भेजा था, वर्तमान में बीजेपी से ही राज्यसभा के सांसद है। संजय यूपी के सियासत के साथ साथ कारोबारी जगत का एक बड़ा चेहरा है। कुल मिलाकर दोस्तों एक कारोबारी को 8वां उम्मीदवार बनाने का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे वोट अपने पक्ष में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रही बीमा भारती की सियासी दर्द पुराना है। पति अवधेश मंडल की गिरफ्तारी के पीछे एक नया सच भी सामने आया है। जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने वाली बीमा भारती के पति और उनके बेटे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को जानबूझकर पूर्वाग्रह से की जा रही कार्रवाई माना जाता है। इसके बाद कई सारे और भी खुलासे हुए हैं। जेडीयू के नेताओं से उनके पहले ही रिश्ते खराब है। साथ शरद पवार को झटका मिला है। अजीत पवार गुट को असली एनसीपी घोषित किया गया है। जो उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने वही बातें कही है जो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आप शरद पवार एनसीपी का नया गुट बनाकर नए सिंबल के साथ मैदान में उतरेंगे या कांग्रेस पार्टी में विलय कराएंगे, क्योंकि आज तक का वेट वो कर रहे थे और इसके बाद आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा निर्णय वो जरूर लेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में विलय कराएंगे तो जीतने के चांसेस और ज्यादा हो सकते हैं, तो अपनी राय जो लिखकर बताएगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला जनतंत्र के लिए महान अनुग्रह है, यानी चुनाव बॉन्ड को रद्द करने पर देश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने इसे सही फैसला बताया है और देश के लोकतंत्र के लिए खुशी जाहिर की है, लोकतंत्र के लिए वरदान बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को लेकर उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी को टारगेट पर लिया है। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन कभी उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन सत्ता के लोभ और लालच में उन्होंने फिर पलटी मार दी है। महागठबंधन ने वादा किया था 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सिर्फ 17 महीने में हमारी सरकार ने 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया है। औरंगाबाद के अंदर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने अगर धोखा न दिया होता तो हमारी सरकार 5 साल तक काम करती और 10 लाख रोजगार देती थी। भाजपा ने राष्ट्रवाद और विकास की बड़ी बड़ी बातें की है, पर बिहार को पीछे ही धकेला है। बिहार के विकास के लिए यूपीए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए दिए थे। 2015 के साल से पहले पटना में मोदी जी ने बिहार को 1
13,15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी भागीदारी न्याय की बात करते हैं। भागीदारी न्याय के लिए कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट की सरकार ने बिहार में नीतीश जी पर दबाव बनाकर जातीय जनगणना कराई। सभी आंकड़े सामने हैं। 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। दलित आदिवासी पिछड़ों को उनका हक दिया जाएगा। 50% आरक्षण की लिमिट को बाहर किया जाएगा, लिमिट को हटाया जाएगा, यानी और ज्यादा आरक्षण की तैयारी की जाएगी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के रो के बाद अब 13 मार्च तक पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कौन से बड़े उद्योगपति ने कितना पैसा दिया है। साथ साथ ईडी ने महुआ मोइत्रा को समन भेजा है। 19 फरवरी को आने के लिए कहा गया है। और जिस तरीके से दोस्तों थोक में नोटिफिकेशन भेजे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई विपक्ष का नेता नहीं बचेगा जिसके पास ईडी का या सीबीआई या आईटी का नोटिस नहीं जाएगा। साथ साथ राष्ट्रीय दलों को 2022-23 में कुल कॉर्पोरेट का जो चंदा मिला उसमें 90% चंदा बीजेपी को मिला है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। साथ साथ चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरजेडी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। ऐसा लग रहा है कि मात्र एक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी, जो इस फैसले के साथ में खड़ी नहीं है। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी इस फैसले के साथ नजर आ रही है। साथ साथ आनंद मोहन और उनके बेटे जेडीयू में जल्द शामिल हो सकते हैं। आरजेडी से धोखा करके जेडीयू को सपोर्ट करने के बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था। इसके बाद अब चेतन आनंद ने तस्वीरें शेयर की है जिसमें आनंद मोहन नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। अगर आप भी मानते दोस्तों कि बिहार के अंदर जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।